नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रविंद्र सिंह। हम लोग एक दूसरे से ऑनलाइन माध्यम से तो जुड़े हैं ही, एक दूसरे के परिचय के मोहताज नहीं हैं, ठीक है। और थोड़ा आपके हमारे बीच में थोड़ा सा गैप हो गया है, इसके लिए सॉरी। क्योंकि थोड़ी मैंने पहले भी चर्चा किया कि थोड़ा अकादमिक वर्क बढ़ जाता है तो थोड़ी सी इधर हमारे आपके बीच में मिलने में थोड़ा सा गैप हो जाता है, ठीक है। और मैं तो जानता हूँ कि आप मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे या करते हैं, इसलिए आपका प्यार ही हमें आपके पास खींच रहा था। तो मैं फिर आया हूँ आज से मिलने के लिए, आज अपने समाजशास्त्र के विषय वस्तु के बारे में बात करने के लिए, ठीक है साहब। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूँगा उन विद्वान के बारे में जिनके बारे में ये माना जाता है कि हर समाजशास्त्र के स्टूडेंट को उनके बारे में क्लियर कंसेप्ट होगा, क्लियर एकदम स्पष्ट जानकारी होगी। वो नाम है फादर ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में। अब नाम तो आप समझ ही गए होंगे हम किनके बारे में बात करने के लिए आपसे मिलने आए हैं, ठीक है। वो नाम है अगस्त कॉन्त। अगस्त कॉन्त को ही तो सर्वमान्य रूप से यूनिवर्सली हम लोग फादर ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र के जनक, समाजशास्त्र के पिता के रूप में जानते हैं, ठीक है। दोस्तों, समाजशास्त्र के जनक अगस्त कॉन्त शॉर्ट नेम है, इनका पूरा नाम है, हम लोग अगस्त कॉन्त कह के काम चला लेते हैं, लेकिन पूरा नाम हमें ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। इनका पूरा नाम हुआ करता था तो नहीं कर सकते, क्योंकि विद्वानों की मृत्यु तो कभी होती नहीं, वो तो अमर होते। इसलिए इनका पूरा नाम है इसिडोर अगस्त मेरी फ्रैंकवाइज जेवियर कॉन्त। मैंने लिख भी रखा है आपकी सुविधा के लिए, ताकि आप बाद में जब भी, मैंने पहले लिख रखा है इसिडोर अगस्त मेरी फ्रैंकवाइज जेवियर कॉन्त, ये इनका पूरा नाम हुआ करता था। इनका ये फ्रांस के रहने वाले थे और इनका लाइफ स्केच भी मैंने लिख रखा है, आपको ध्यान जरूर। 1857 के बीच में इनका लाइफ स्केच था। दोस्तों, समाजशास्त्र के जनक के रूप में अगस्त कॉन्त को हम तो जानते हैं। अगस्त कॉन्त एक प्रत्यक्षवादी विद्वान थे, एक उद्विकासवादी विद्वान थे, ये सब तो सही है। लेकिन अगस्त कॉन्त जिनको हम लोग फादर ऑफ सोशियोलॉजी के रूप में जानते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि समाज के बारे में या सामाजिक मुद्दों के बारे में पहली बार सोचना अगस्त कॉन्त ने शुरू किया, ऐसी बात नहीं है। इनके पहले, इनके पूर्ववर्ती बहुत सारे विद्वानों ने सामाजिक समस्याओं के बारे में, सामाजिक पुनर्निर्माण के बारे में अपनी अपनी राय रखी। जैसे आप मान सकते, जैसे प्लेटो, अरस्तु, इब्न खालदून, विको, कॉन्डोरसेट, सैन साइमन, ये सब तमाम नाम तो हैं इनके पूर्ववर्ती विद्वानों के, जिन लोगों ने समाज के बारे में चर्चा किया। लेकिन इनको समाजशास्त्र के जनक हम इसलिए कहते क्योंकि और सब इनके पहले की जो विद्वान थे वो दरअसल वो यूटोपियन ख्याल के हुआ करते थे। वो एक आदर्श समाज, एक आदर्श सोच, स्वप्न लोकीय, आदर्श लोकीय, कल्पना लोक में रहने वाले या सोचने वाले विद्वान हुआ करते थे। और हम लोग को ये भी पता होना चाहिए कि यूटोपिया शब्द की रचना भी सर थॉमस मोर ने किया, उन्हीं को श्रेय जाता है यूटोपिया शब्द की रचना करने का। जैसे आप कहते हैं स्वप्न लोकीय, जैसे आप ये कल्पना कीजिए कि एक ऐसे आदर्श राज्य की कल्पना करें, अगर करें कि जिसमें एक समानता हो, भ्रातृत्व हो, संघर्ष ना हो, वैमनस्यता ना हो, ऐसा मानवीय समाज में संभव नहीं है। लेकिन अगर हम इन मुद्दों को आधार बन के ऐसे राज्य की कल्पना करें, ऐसे ही सोच को आप यूटोपियन सोच कह सकते हैं, क्या कहा जाता है। लेकिन अगस्त कॉन्त पहले विद्वान हैं जिन्होंने समाज के बारे में, सामाजिक मुद्दों के बारे में वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर व्याख्या करने का प्रयास किया। इसलिए समाजशास्त्र के जनक के रूप में अगस्त कॉन्त को हम जानते हैं। हालांकि ये बात है कि अगर हम बोगार्डस की बात करें तो बोगार्डस ने तो जोवानी विको को समाजशास्त्र के जनक के रूप में उन्होंने कहा, क्योंकि उनका कालखंड इनसे पहले का था। उनका कालखंड, जिसे हम लोग को पता है कि 1668 से 1744 के बीच में इटली के विद्वान हुआ करते था। लेकिन चूंकि वैज्ञानिक पद्धति के आधार पे सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करने का चलन
अगस्त कौंत ने शुरू किया, इसलिए हम लोग समाजशास्त्र के सर्वमान्य रूप से समाजशास्त्र के जनक के रूप में अगस्त कौंत को ही जानते हैं। ठीक है, आप जानकारी के लिए ध्यान में रख सकते कि बोगार्डस ने विको को समाजशास्त्र के जनक के रूप में माना, लेकिन आप फिर कंफ्यूज मत कीजिएगा। यहाँ पे सर्वमान्य रूप से आज के समय में अगस्त कौंत को ही हम दुनिया वाले समाजशास्त्र के जनक के रूप में, फादर ऑफ सोशोलॉजी के रूप में जानते हैं। फादर ऑफ सोशोलॉजी कहने के पीछे दो कारण महत्वपूर्ण हैं। अगस्त कौंत बड़े विद्वान थे। एक तो पहला कारण सबसे पहले ये कि इन्होंने समाजशास्त्र शब्द की रचना की, समाजशास्त्र की पढ़ाई शुरू करवाया। और दूसरा कारण ये कि इन्होंने जो विज्ञानों की वर्गीकरण की बातें की, उसमें इन्होंने समाजशास्त्र को सर्वोच्च स्थान दिया, और इन्होंने समाजशास्त्र को विज्ञानों की महारानी भी कहा। ये दो महत्वपूर्ण कारण हैं जिसके कारण समाजशास्त्र के जनक के रूप में अगस्त कौंत को हम जानते हैं। पहला ये है कि सबसे पहले 1838 में सबसे पहले समाजशास्त्र की पढ़ाई शुरू करवाने का श्रेय अगस्त कौंत को ही जाता है। दोस्तों, अगस्त कौंत ने बहुत सारे पुस्तकों की रचना की, जिसमें ये जो दो पुस्तक बड़ा महत्वपूर्ण है, आपको जानना चाहिए। एक तो पॉजिटिव फिलॉसफी, जो कि 1830 से 42 के बीच में 6 वॉल्यूम में आई थी। इसी पॉजिटिव फिलॉसफी के फर्स्ट वॉल्यूम, जो कि 1830 में आई थी, उसमें जिस विषय को आज हम समाजशास्त्र के रूप में जानते हैं, सोशोलॉजी के रूप में जानते हैं, उस फर्स्ट वॉल्यूम में अगस्त कौंत ने उसी विषय का नाम सोशल फिजिक्स रखा था। लेकिन संयोग से आप ये कह सकते कि इस सोशल फिजिक्स शब्द का प्रयोग बेल्जियम के एक सांख्यिकी शास्त्री हुआ करते थे, लैम्बर्ट एडोल्फ जैक क्वार्टलेट। क्वार्टलेट भी इस सोशल फिजिक्स शब्द का प्रयोग अपने सांख्यिकी शास्त्र में क्या करते थे। अगस्त कौंत को लगा संभवतः कि आने वाली पीढ़ी को हो सकता है कि ये कन्फ्यूजन पैदा हो सोशल फिजिक्स शब्द को लेके, तो इसलिए इन्होंने जो इस पॉजिटिव फिलॉसफी का जो चौथा वॉल्यूम आया 1838 में, उस चौथे वॉल्यूम में इन्होंने सोशल फिजिक्स का नाम बदल करके सोशोलॉजी कर दिया, यानी समाजशास्त्र कर दिया, जो आज तक चलन में है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई हुई। एक चीज, दूसरा महत्वपूर्ण कारण है इनको फादर ऑफ सोशोलॉजी कहने का कि इसी पॉजिटिव फिलॉसफी के फर्स्ट वॉल्यूम, आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ लिख भी रखा कि इसमें दो महत्वपूर्ण और भी बातें की, लेकिन दो महत्वपूर्ण बातें। एक तो 3 स्तरों का नियम, जिसको हम लोग पढ़ते हैं लॉ ऑफ 3 स्टेजेस, और दूसरा विज्ञानों का स्तरीकरण, यानी हायरार्की ऑफ साइंसेस की बातें इन्होंने किया इसी पुस्तक में, इसी पुस्तक के फर्स्ट वॉल्यूम। ये वॉल्यूम भी आपको याद रखना चाहिए कि कौन सी वॉल्यूम कब आई थी और किस वॉल्यूम में क्या चर्चा किया इन्होंने। ये इतनी क्लैरिटी के साथ आपको आपके पास इन्फॉर्मेशन रहना चाहिए। दूसरी पुस्तक इन्होंने लिखी जो कि महत्वपूर्ण थी, पॉजिटिव पॉलिटी, जो कि 4 वॉल्यूम में आई 1851 से 54 के बीच में। इसमें इनकी थोड़ी विचारधारा बदल के इन्होंने अपनी बातें रखी, और उसमें फिर विश्वास, आचरण, मानवता का धर्म, सामाजिक पुनर्निर्माण, इन सब बातों की चर्चा की। ठीक है, तो खैर, तो एक तो अब इतनी बात क्लियर हो गई है। और दूसरी बात, एक तो समाजशास्त्र की पढ़ाई की शुरू करवाने का श्रेय अगस्त कौंत को जाता है। 1838 से पढ़ाई शुरू हुई, फिर धीरे धीरे पूरे विश्व, फ्रांस से पढ़ाई पूरे विश्व में इसका फैलाव हुआ। ठीक है, और दूसरा कारण जो महत्वपूर्ण है कि इसमें इन्होंने जो हायरार्की ऑफ साइंसेस की बातें की, जिसमें इन्होंने समाजशास्त्र को सर्वोच्च स्थान दिया, समाजशास्त्र को विज्ञानों की महारानी कहा, उसको थोड़ा सा आप समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, वो है क्या अगस्त कौंत को कहा जाता है। इसके पीछे ये भी कारण है कि अगस्त कौंत का मानना था कि जो मानव की बुद्धि के विकास होते, ये 3 स्तरों से गुजरते हुए वैज्ञानिक स्तर तक मानव का सोच जाता, और फिर जैसा सोच होता उसी तरह की सामाजिक संरचना का निर्माण भी होता। मानव को सबसे पहला जो स्तर इनके अनुसार, जो मानव की बुद्धि का विकास का पहला स्तर,
यानी मानव के ज्ञान के विकास के पहला स्तर भी आप कह सकते हैं, वो कहलाता है, वो स्तर कहलाता है थियोलॉजिकल स्टेज। फिर दूसरा स्टेज जिसको हम कहते हैं कि मेटाफिजिकल स्टेज, और फिर तीसरा स्तर जो पॉजिटिविस्टिक स्टेज। यानी कहने का मतलब इन 3 स्तरों से गुजरते हुए ही मानव का ज्ञान, मानव की बुद्धि के विकास वैज्ञानिक स्तर तक पहुंचता है। ठीक है। अगस्त कॉन्त ने कहा कि अगस्त, एक चीज़ और आपको मैं यहाँ क्लियर कर दूँ कि अगस्त कॉन्त ने कहा कि समाजशास्त्र सबसे नया विषय और सबसे कठिन विषय। सबसे नया विषय तो नेचुरली ये पता सिंपल ये है कि 1838 में इसकी पढ़ाई शुरू हुई, इसलिए अभी सबसे नया विषय है सामाजिक विज्ञानों के परिप्रेक्ष्य में। और सबसे कठिन विषय समाजशास्त्र है, ये मैं नहीं कह रहा, ये अगस्त कॉन्त के ही शब्द है। वो कैसे, थोड़ा आप भी सुन लेंगे मेरी बात तो आप भी कहेंगे हाँ सही बात। वो कैसे, आप समझने की कोशिश कीजिए। अगस्त कॉन्त ने कहा कि मानवों के ज्ञान के विकास के पहले स्तर में सबसे पहले वैसे विषय का ज्ञान हुआ जो मानवीय, जिसका संबंध, जिस विषय के विषय वस्तु का संबंध मानवीय संबंधों से दूर रहा हो, यानी मानवता से दूर रहा हो, वैसे विषय का ज्ञान मानव को पहले हुआ। वो ज्ञान क्या था? इन्होंने कहा कि सबसे पहले मानव को ज्ञान शून्य का ज्ञान, यानी शून्य का अध्ययन हम लोग आमतौर पे मुख्य रूप से गणित में ही करते, गणित का ही विषय वस्तु है। तो कहने का मतलब इन्होंने कहा कि सबसे पहले जो ज्ञान मानवों को प्राप्त हुआ वो गणित का ज्ञान हुआ, मैथमेटिक्स का ज्ञान हुआ। और इसीलिए इन्होंने गणित को एक दोष रहित विज्ञान भी कहा या माना, क्योंकि मानवीय संबंधों, मानवीय सोच, मानवीय ताना बाना से इस विज्ञान का संबंध नहीं है। तो कहने का मतलब ये कि सबसे पहले मानव को ज्ञान हुआ मैथमेटिक्स का। फिर थोड़ा समय और बीता तो फिर मानव को ज्ञान हुआ एस्ट्रोनॉमी का, यानी खगोलशास्त्र का। थोड़ा समय फिर और बीता और बुद्धि के विकास हुए मानवों के, तो हमें ज्ञान हुआ फिजिक्स का, यानी भौतिक शास्त्र का। फिर थोड़ा और समय बीता, थोड़ी और बुद्धि के विकास हुए मानवों के, ज्ञान हुआ केमिस्ट्री का। कुछ समय के बाद फिर और ज्ञान के विकास हुए तो फिर ज्ञान हुआ फिजियोलॉजी का। फिर थोड़ा और ज्ञान के विकास हुए, मानव की बुद्धि विकसित हुए तो हमें ज्ञान हुआ सोशियोलॉजी, यानी समाजशास्त्र का। यहाँ आगे बढ़ने से पहले यहाँ आपको क्लियर होना चाहिए कि साहब यहाँ जो मैंने फिजियोलॉजी लिखा है, जिस विषय को आज हम बायोलॉजी के नाम से जानते हैं, अगस्त कॉन्त के समय में उसी विषय को फिजियोलॉजी कहा जाता था, यानी शरीर क्रिया विज्ञान कहा जाता था। आज हम लोग बायोलॉजी का मतलब जीव विज्ञान कहते हैं, उसी को अगस्त कॉन्त के समय में, सेंट साइमन के समय में वो फिजियोलॉजी कहा जाता था, यानी शरीर क्रिया विज्ञान कहलाता था। ये मैंने उसी परिप्रेक्ष्य में लिखा है, उन्हीं के कालखंड के शब्द हैं। कहीं बायोलॉजी भी लिखा रहे तो आप कन्फ्यूज मत कीजिएगा, बात बराबर, केवल वो कालखंडों के फर्क का है, चलन का चलन। तो इसलिए ये आप ध्यान रखिए कि जिस बायोलॉजी को ही फिजियोलॉजी भी कहा जाता था। इतनी बात क्लियर। अब ये कठिन कैसे है, आप ये देखिए कि इन्होंने कहा, अगस्त कॉन्त ने, कि कोई भी ज्ञान, अगला ज्ञान अपने पूर्ववर्ती विज्ञानों पे आधारित होकर ही विकसित होता है। जैसे आप, इन्होंने कहा कि अच्छा, इस हायरार्की में ये जो विज्ञानों का स्तरीकरण या श्रेणीकरण किया, इसमें इन्होंने गणित को आधार विषय माना। यानी आप कह सकते हैं कि इस हायरार्की में गणित को अलग कर दिया गया और शुरुआत होता है इस एस्ट्रोनॉमी से। ठीक है। तो आप ये ध्यान रखें कि सबसे पहले मैथमेटिक्स का ज्ञान हुआ, यानी तो अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, केवल आपको एक विषय पढ़ना है, केवल मैथमेटिक्स पढ़ना है। अगर आप एस्ट्रोनॉमी के स्टूडेंट हैं तो आपको थोड़ा सा ज्ञान मैथमेटिक्स का भी होना चाहिए, तभी आप बेहतर स्टूडेंट एस्ट्रोनॉमी के साबित हो सकते हैं। अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो थोड़ा ही सही, लेकिन थोड़ा ज्ञान आपको एस्ट्रोनॉमी का होना चाहिए, थोड़ा ज्ञान आपको मैथमेटिक्स का होना चाहिए, तभी आप बेहतर फिजिक्स के स्टूडेंट साबित हो सकते हैं। अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो थोड़ा ही सही, लेकिन थोड़ा ज्ञान फिजिक्स का, थोड़ा ज्ञान एस्ट्रोनॉमी का, थोड़ा ज्ञान मैथमेटिक्स का आपको पास होनी चाहिए। तो अगर आप फिजियोलॉजी यानी बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो थोड़ी ज्ञान आपको केमिस्ट्री की होनी चाहिए, थोड़ी फिजिक्स की, थोड़ी एस्ट्रोनॉमी की, थोड़ी मैथमेटिक्स के, तभी आप बायोलॉजी या फिजियोलॉजी के बेहतर स्टूडेंट साबित हो सकते हैं। और अगर आप समाजशास्त्र के स्टूडेंट हैं तो समाजशास्त्र तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे,
लेकिन अगर आप समाजशास्त्र के बेहतर स्टूडेंट तब साबित हो सकते हैं जब आपको थोड़ी ज्ञान फिजियोलॉजी की यानी बायोलॉजी की हो, थोड़ी ज्ञान केमिस्ट्री की हो, थोड़ी ज्ञान फिजिक्स की हो, थोड़ी ज्ञान एस्ट्रोनॉमी की हो, थोड़ी ज्ञान मैथमेटिक्स की हो, तभी आप समाजशास्त्र के बेहतर स्टूडेंट साबित हो सकते हैं। यानी इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र के जो इस विज्ञानों के वर्गीकरण की व्याख्या इन्होंने किया, इसको इन्होंने इसी क्रम में रखा अगस्त कॉन्त ने, और ये मैंने लिख भी रखा कि इंक्रीजिंग डिपेंडेंसी यानी बढ़ती हुई जटिलता, यानी जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर जाएंगे विषय का ज्ञान, उतनी उतनी विषय वस्तु उतनी जटिल होती जाती है, यानी जटिलता बढ़ती जाती है। और डिक्रीजिंग जनरलिटी, वैसे वैसे जैसे जैसे आप इस क्रम में ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे विषय की सामान्यता कम होती जाती है। ठीक है, और तो जाहिर सी बात है इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी कि समाजशास्त्र क्यों कठिन विषय। ये तो साधारण से कोई सामान्य बालक भी कहेगा कि किसी को एक पुस्तक दीजिए पढ़ने और किसी को 6 पुस्तक पढ़ ली, 1 2 3 4 5 6, किसी को एक पुस्तक पढ़ने दीजिए, किसी को 6 5 और 1+5 दीजिए, यानी 6 पुस्तक दीजिए पढ़ने। तो जाहिर सी बात है जिसको 6 पुस्तक पढ़नी है, जिसको एक पुस्तक पढ़नी है, तो 6 पुस्तक पढ़ने वाले को तो ज़्यादा समय लगेगा, ज़्यादा मेहनत लगेगा, ज़्यादा कठिन लगेगा। तो उसी फार्मूला को आप यहाँ फिट कर लीजिए। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि समाजशास्त्र सबसे कठिन विषय है। इसीलिए तो अगस्त कॉन्त ने समाजशास्त्र को विज्ञानों की महारानी कहा। ठीक है, तो ये 2 महत्वपूर्ण कारण हैं अगस्त कॉन्त को फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहने के। तो मैं समझता हूँ कि ये दोनों आधार आपको क्लियर समझ में आ गई होगी, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा पसंद आए, थोड़ा सा भी ज्ञान में आपके ज्ञान में बढ़ोतरी हो, तो एक सब्सक्राइब की तो हम आपसे अपेक्षा करते ही, आपको करना भी चाहिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमको एक मोटिवेट करता है आपके लिए कुछ बेहतर कर सके। तो आप एक सब्सक्राइब भी करेंगे और अगर आप पसंद हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे, उनको भी मोटिवेट करेंगे सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और मुद्दे को लेके। तो आज के लिए थैंक यू।